हे गाइस, मुझे लगता है कि स्टोरी टेलिंग एक आर्ट है। चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, चाहे आपको कोई भी किसी भी चीज़ की स्टोरी सुनाए, चाहे वो मूवीज़ की स्टोरी हो, चाहे वो किसी गेम की स्टोरी हो या किसी भी नॉर्मल इवेंट पे कोई स्टोरी हो। अगर उसमें वो फीलिंग नहीं है ना, वो बात नहीं है स्टोरी वाली, तो वो बस कुछ वर्ड्स बन के रह जाते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। तो फिर अगर हम बात करें स्टोरीज गेम्स की, अगर आप इनको बस खेलते हो ना, तो फिर क्या ही मज़ा। एक्चुअल मज़ा तो इनकी स्टोरीज में है। तो इसीलिए हमने इस चैनल को बनाया है, ताकि हम वो स्टोरीज डिस्क्राइब करवाएं आपको जो आप मिस कर रहे हो इन गेम्स की स्टोरीज, जो कहीं गुना बेहतर होती हैं मूवीज की स्टोरीज से या फिर किसी और चीज से। तो फिर आज जिस गेम के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिस गेम की स्टोरी आप तक डिलीवर करने वाले हैं, वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गेम ऑफ ऑल टाइम में बोलूंगा। इसकी स्टोरी कमाल की, इसकी हर एक चीज कमाल की, जिसका नाम है RDR2 रेड डेड रिडेम्पशन 2। और मुझे लगता है यार, आपने कभी ना कभी इस गेम को खेला होगा या इसकी स्टोरी पढ़ी होगी या फिर कुछ भी किया होगा। इस गेम के बारे में जानते हो, तभी आपने इसके ऊपर क्लिक किया, इस वीडियो के ऊपर आए हो आप। लेकिन मुझे पता है यार, इन गेम्स की स्टोरीज को कितनी ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए, जितनी इनको मिलती नहीं है। बस कुछ भी स्टोरीज एक्सप्लेन करके चले जाते हैं, लेकिन मैं बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूंगा जो कि आपको पसंद भी आए। लेकिन वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर से कर देना, क्योंकि यार मैं आपका टाइम ले रहा हूं, मुझे पता है, लेकिन जरूरी है, क्योंकि बहुत कम ही अभी सब्सक्राइबर्स हैं हमारे चैनल। अराउंड हम 20 पे भी टच नहीं किए है। तो आपको सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे। तो चलो यार, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर लिया, अब हम जंप करते हैं सीधा गेम्स की स्टोरी के ऊपर। These are fine rifles. Right? I'm gonna keep one, just for me. Hey, I always enjoy riding with you, kid. You know how to fight. Hey, you too. ये कहानी शुरू होती है 1899 में, जब वाइल्ड वेस्ट अब खत्म हो रहा था। ऐसे लोग जो आउटलास्ट थे, जो कानून में यकीन नहीं रखते थे, जो गवर्नमेंट में यकीन नहीं रखते थे, उनका दौर अब खत्म हो रहा था। उनकी गैंग्स खत्म हो रही थी। अब जगह जगह इंडस्ट्रीज बन रही थी, गवर्नमेंट्स बन रही थी, कानून लागू हो रहे थे, और लोगों को एक हद में, एक सिविलाइज्ड वे में रहना पड़ रहा था। और ऐसे ही दौर में एक बंदा था जिसका नाम है डच, और इस बंदे की खुद की एक गैंग थी, जिस गैंग का नाम वैंडरलैंड था। और ये काफी अच्छा लीडर था। ये मतलब मान के चलता था कि गैंग ही एक परिवार है, हम सबको मिलजुल के रहना चाहिए। ऐसे दौर से खुद मतलब मिलजुल के निपटना है इस दौर से। और हम एक ऐसी चोरी करेंगे जिसके बाद हम बस आज़ाद, हमारे पास इतना पैसा होगा कितना कि हम इसके बाद अपनी ज़िंदगी आराम से जी सके, क्योंकि इसको भी पता था कि अब हमारा दौर ख़त्म है। अब हमें ये जो कानून है, ये हमें कहीं ना कहीं पकड़ ही लेगी। अब हमारा दौर ख़त्म होने वाला है। लेकिन एक लास्ट टाइम, एक फाइनल प्लान ऐसा करते हैं जिससे हमें आज़ादी मिल जाए, हमें दोबारा कुछ भी करना ना पड़े, कुछ भी कमाना ना पड़े, आराम से ज़िंदगी जिएंगे किसी दूसरे मुल्क में जाके। इसका एक ऐसा विजन था। लेकिन कहानी की शुरुआत में ही एक जगह पे चोरी करने जाते हैं, जिस जगह का नाम है ब्लैक वाटर। लेकिन ये चोरी इनकी पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाती है, और काफी गैंग मेंबर्स इनके मर जाते हैं। जो बचे कुचे थे वो बस पहाड़ों की तरफ भाग रहे थे जान बचा के, और ये काफी दूर निकल आ जाते हैं बर्फ के तूफानों में, पहाड़ों में। और अब इनके पास खाने पीने को कुछ नहीं है। जो बचा कुचा पैसा लूटा था वो भी पीछे रह गया है। और इसका जो डच है ना, इसका एक बहुत ही ज्यादा खास मेंबर है जिसका नाम है आर्थर मॉर्गन, और वो इस गेम का मेन कैरेक्टर भी है। आर्थर बचपन से ही डच के साथ ही पला बड़ा है, और सब कुछ जो कुछ भी ऑथर को सिखाया वो डच ने ही सिखाया है। इसीलिए ऑथर डच के साथ बहुत ज्यादा लॉयल है। जो भी डच बोल देता है वो बस ऑथर आंख बंद करके मान लेता है। जो भी यहाँ पे इस गैंग मेंबर्स बच गए थे, वो यहीं पे डेरा बसाते हैं पहाड़ों में, बर्फ के एरिया में, बर्फ के तूफान में। और डच, ऑथर और एक और बंदा जिसका नाम है माइका बेल, और ये तीनों मिलके कुछ सप्लाईज वगैरह ढूंढते हैं, जो भी खाने पीने का जुगाड़ हो वो ढूंढते हैं। और वहीं पे आगे इनकी एक और गैंग मेंबर से लड़ाई हो जाती है जिनका नाम है ओड्रिस्कल करके। और यहीं पे इनको एक कैरेक्टर मिलती है जिसका नाम है सैडी एडलर। इसके हस्बैंड को ओड्रिस्कल वालों ने मार दिया, और ये भी ओड्रिस्कल के काफी गैंग मेंबर्स को मार देते हैं। और फिर सैडी एडलर को मतलब रेस्क्यू करते हैं और अपने साथ कैंप में ही लेके आ जाते हैं। और जो भी कुछ खाना वगैरह मिला था वो साथ में ही लेके आ जाते हैं। और होता ये है कि एक गैंग मेंबर जिसका नाम है जॉन, उसकी बीवी जिसका नाम है एबिगेल, ठीक है, ये बोलती है, जो ऑथर को बोलती है कि मेरा हस्बैंड कहीं ना कहीं जिंदा है। और जॉन को भी कहीं ना, मतलब ऑथर को भी कहीं ना कहीं लगता है कि हो सकता है कि जॉन जिंदा हो। और ये चार्ल्स के साथ एक और गैंग मेंबर, ये दोनों मिलकर, ऑथर और चार्ल्स दोनों मिलकर जॉन को ढूंढने जाते हैं। और बर्फीले तूफान के बीच में, बेड़ियों के बीच में फंसा हुआ इनको मिलता है जॉन। काफी ज्यादा मतलब इसको चोट वगैरह लगी थी, और इसको रेस्क्यू करके वापस कैंप में ये जॉन को भी ले आते हैं, जिसका नाम है जॉन मास्टन, ये पूरा नाम है इसका। जब ये ओड्रिस्कल वालों को मार देना, उनकी गैंग को मार दे, उनसे कुछ प्लान वगैरह इनको मिलता है, जो वो किसी ट्रेन को लूटने वाले थे। और अब डच बोलता है कि क्यों ना इस ट्रेन को हम ही लूट ले। तो होता भी यही है, और ये उस ट्रेन को जाके प्लान बना के मस्त उस ट्रेन को लूट भी लेते हैं। लेकिन असल में गड़बड़ ये हो जाती है कि वो जो ट्रेन थी वो
किसी बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की थी जो बहुत ही ज़्यादा अमीर था, एक ऑयल टाइकून, ठीक है। तो लेकिन सीन ये होता है ना कि वो बंदा एक प्राइवेट एजेंसी को फंड करता है जो एक पुलिस टाइप की एजेंसी है, जिस एजेंसी का नाम है पिंकरटन, ठीक है। वो क्या करता है कि उन पिंकरटन पे और फोर्स डाल देता है कि इस गैंग को कैसे ना कैसे पकड़ो। तो अब यहीं से सारा खेल पलट जाता है। अब जो पिंकरटन से ना वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं इस गैंग के ऊपर। अब इनको कैसे ना कैसे डच चाहिए ही चाहिए। तो फिर धीरे धीरे करके टाइम बीतता जाता है, छोटी मोटी चोरियां वगैरह चलती ही रहती हैं। और फिर दूर आता है वो जब बर्फ वगैरह खत्म होती है और ये नई जगह पे अपना कैंप लगाते हैं, एक नई जगह पे नीचे आके, जिस जगह का नाम है हॉर्सशू ओवरलुक, ठीक है। और इस जगह पे भी सब कुछ नॉर्मल रहता है, कुछ भी वही छोटी मोटी चोरियां, सब कुछ सर्वाइव करना, खाना पीना, जो कुछ भी करना था। और इनका एक गैंग मेंबर था जिसका नाम था शॉन, उसको कुछ बाउंटी हंटर्स ने पकड़ के रखा था और ये सभी मिलके उसको भी छुड़ा लाते हैं। और अब इनको लगने लगा था कि हम दोबारा से स्ट्रांग हो रहे हैं और अब हमें वो प्लान एग्जीक्यूट करना चाहिए जिस प्लान का हम ख्वाब सोच रहे थे, मतलब जिसको हम काफ़ी टाइम से बना रहे थे कि हम कुछ बड़ा लूटें और इस जगह से, मतलब इस ज़िंदगी से छुटकारा पाके एक आज़ाद ज़िंदगी एक अलग देश में जाके बिताएं। तो अब इनको लगने लगा था कि हम शायद ये सब कर सकते हैं और इसीलिए यहाँ से एक नई जगह पे मूव होते हैं जिस जगह का नाम था रोड्स। ये एक छोटा मोटा टाउन था और यहाँ पे बसती थी दो अमीर फैमिलीज, एक का नाम था ग्रेस फैमिली और दूसरी ब्रेथवेट्स फैमिली। और यहाँ पे ना डच एक ट्रिक खेलने की कोशिश करता है। उसको लगता है कि यहीं पे हम अपना वो फाइनल प्लान एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हम इन दोनों फैमिलीज को लूट सकते हैं। और वो क्या करता है, दोनों फैमिलीज के साथ लॉयल्टी शेयर करने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि मैं दोनों गैंग्स के साथ वफादार, मतलब दोनों फैमिलीज के साथ वफादारी निभाऊंगा और इनको हम एट लास्ट लूट लेंगे और भाग जाएंगे यहाँ से। शुरुआत में तो सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन बाद में होता यह है कि ग्रे फैमिली को पता लग जाता है इनकी ट्रिक्स के बारे में और वो शॉन को मार देते हैं, जिसको हमने एक बाउंटी हंटर से रेस्क्यू किया था, गैंग मेंबर को, ठीक है। और ये बदले में ग्रे फैमिली को उड़ा देते हैं और पीछे से ब्रेथवेट फैमिली पड़ती है और वो क्या करती है, जैक को किडनैप कर लेती है। जैक जॉन मास्टन का बेटा था, जॉन मास्टन जिसको हमने रेस्क्यू किया था पहले, उसका बेटा, उसको एक छोटे बच्चे को किडनैप कर लेते हैं। और अब गैंग ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, उसको लगता है कि बच्चे को कौन किडनैप करता है और वो पूरी तरीके से बोलते हैं कि हम बच्चे को वापस लेके आएंगे, अबीगेल उसको बोलते हैं। और फिर गैंग पूरी टूट पड़ती है, किसके ऊपर, ब्रेथवेट फैमिली के घर पे पहुंच जाती है और पूरे मैंशन को पूरी तरीके से आग लगा देते हैं। लेकिन ब्रेथवेट फैमिली की हेड से इनको ये पता लगता है कि जैक इसके पास है ही नहीं है, वो इसने किसी अंडरवर्ल्ड माफिया को बेच दिया है किसी दूसरे शहर में। अब इनको जाना पड़ेगा किसी दूसरे शहर में जहां पे जैक को बेचा है किसी अंडरवर्ल्ड माफिया को। तो जब ये यहाँ पे पहुंचते हैं, जैक को ढूंढते ढूंढते इनको मिलती है एक ऐसी जगह, ऐसा मॉडर्न टाउन जो इन्होंने अब तक पहले कभी नहीं देखा था। इनको अभी पता लगता है कि एक्चुअली सिविलाइजेशन दिखती कैसी है। हर जगह लोग एक सिमेट्री से जी रहे हैं, पुलिस जगह जगह और एक बिल्कुल मॉडर्न टाउन। इस टाउन का नाम था सेंट डेनिस और जिस बंदे के पास जैक कब्जे में था ना, उस बंदे का नाम है एंजेलो ब्रॉन्टे और ये बंदा एक इटालियन माफिया है। और अब जब ये डच ऑथर ये सभी पहुंचते हैं उसके पास और वो बंदा इजीली इनको जैक हैंड ओवर कर देता है और साथ में इनको काम भी ऑफर करता है कि हाँ मेरे लिए काम करो, लूटपाट वही सब कुछ, चोरी चकारी वही सब काम होता है और क्या ही काम है। तो इतने में ना डच मान भी जाता है, लेकिन ये बंदा एंजेलो ये पीछे से इनके ट्रिक करता है, मतलब ट्रिक खेलता है इनके साथ और ये चीज़ डच को बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है और वो इनके साथ बदला लेने की सोच लेता है इस बंदे के साथ। और ऑथर को ये प्लान बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा और साथ में ही हो गया एक राइट हैंड बंदा, जो डच का राइट हैंड है, वो कोई भी फैसला लेना होता है तो वो हेल्प करता है डच की कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन वो इस फैसले पे पूरी तरीके से मना कर देता है, बहुत ही ज़्यादा खिलाफ होता है कि ऐसा हम कुछ भी ना करें तो बेहतर है, हमें चाहिए कि यहाँ से निकल जाइए, बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न टाउन है, हमारे जैसों के लिए ये सब सही नहीं है इस जगह पे। वो ये सब मना भी करता है, होजिया काफ़ी ज़्यादा फोर्स भी करता है, लेकिन डच इसके बिल्कुल खिलाफ होके, सभी के खिलाफ होके क्या करता है, रात को इस बंदे एंजेलो को किडनैप कर लेता है, मतलब इसको किडनैप करके ला के मार देता है, इसको मगरमच्छों को खिला देता है। लेकिन अब ये क्या करता है, इसके बाद एक और बड़ा प्लान यहीं पे कर लेता है। वो बोलता है कि इसी जगह पे, इसी सेंट डेनिस में हम क्या करेंगे, एक बड़ी चोरी करेंगे, इसके बैंक, मतलब इस शहर के बैंक को लूटेंगे और बस इस बैंक को लूटने के बाद ये फाइनल प्लान है हमारा, इसको लूटेंगे तो बस हमारी जिंदगी चकाचक हो जाएगी, अब हम आराम से जी सकेंगे। लेकिन आर्थर, होजिया सब मना करते हैं इस प्लान को लेके क्योंकि मॉडर्न टाउन है, हम इजीली पकड़े जाएंगे, लेकिन डच नहीं मानता है और चोरी करने निकल जाते हैं सब के सब। तो फिर पिंकरटन इनको इजीली पकड़ लेते हैं और होजिया को सबके सामने मार देते हैं। और जब बाकी गैंग मेंबर बच के भागने लगते हैं, उन पे क्रॉस फायरिंग में लैनी की भी डेथ हो जाती है, एक और गैंग मेंबर आर्थर के बिल्कुल सामने मर जाता है और जॉन मास्टन को अरेस्ट कर लिया जाता है और एक नई प्रिजन के अंदर भेज दिया जाता है, सिसिका में। और अब जो बचे कुचे थे वो बोट पे बैठ के भागने लगते हैं यहाँ से, लेकिन बीच में ही स्टॉर्म के चपेटों में आके इनकी बोट डूब जाती है और ये किसी ना किसी तरीके से बच के एक जगह पे, एक नई आइलैंड पे पहुंच जाती है। लेकिन अब यहाँ से स्टोरी पूरी तरीके से टर्निंग पॉइंट पे आ जाती है। अब डच को लगने लगा था कि हमारे जो प्लान फ्लॉप
हो रहे हैं, कोई ना कोई हमारे बीच में से ही गद्दार है जो पिंकरटन्स तक हमारी इंफॉर्मेशन दे रहा है, जिसकी वजह से हमारे प्लान फ्लॉप हो रहे हैं, हम पे अटैक हो रहे हैं और हम यहाँ तक पहुँच गए और पूरी तरीके से रूथलेस हो जाता है। किसी पे मर्सी नहीं, मतलब किसी पे कोई भरोसा नहीं कर रहा है और मतलब पूरी तरीके से बदल जाते हैं। और ये सब कुछ आर्थर अपनी आंखों से देख रहा है और आर्थर को भी लगने लगा था कि अब डच पुराना जैसा डच नहीं रहा, अब वो बस झूठे सपने दिखा रहा है कि हाँ मेरे पास कोई ना कोई प्लान है, लेकिन एक्चुअली में आर्थर के मतलब डच के पास कोई भी प्लान नहीं होता, आर्थर को सामने दिख रहा है। लेकिन आपको मैं अभी एक पीछे लेके चलता हूँ स्टोरी में। जब हमारा कैंप हॉशू ओवरलुक में लगा था ना पीछे, जब हमने शॉन को रेस्क्यू किया था, उसी टाइम में होता ये है ना कि आर्थर अपनी पुरानी मोहब्बत से मिलता है जिससे वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, जिसका नाम था मैरी लिंटन। और इस बंदी ने आर्थर को काफ़ी ज़्यादा समझाया भी था कि नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं, आराम से ये सब छोड़ के एक अच्छी ज़िंदगी जीते हैं ना, क्यों नहीं ऐसा हो सकता है। लेकिन आर्थर तब डच का साथ देता है, उसको लगता है कि मैं गैंग को धोखा नहीं सकता और तेरी ज़िंदगी अच्छी चल रही है लेकिन मैं बहुत दूर निकल आया हूँ। तो डच मतलब आर्थर तब मना कर देता है। और उसी के बाद एक और इंसिडेंट भी होता है, मतलब आर्थर एक बंदे से पैसे वसूलने जा रहा है, एक किसान से नॉर्मल जो बीमार होता है, बहुत ही ज़्यादा बीमार होता है। और वो डच को मतलब आर्थर को बोलता भी है कि मैं बहुत बीमार हूँ, मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है, कोई भी किसी भी तरह के मतलब मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है। लेकिन डच मतलब आर्थर बिल्कुल उसकी नहीं सुनता, उसको मारता है। तो ये किसान, इसका नाम थॉमस था। और होता ये है ना कि ये अपना थूक मतलब खून वाला थूक खांसने की वजह से आर्थर के मुंह पे पड़ जाता है। लेकिन आर्थर तब नॉर्मल लेता है, यार हम भी नॉर्मल लेंगे, कुछ नहीं है यार। लेकिन उस बंदे को टीबी थी, ठीक है, क्योंकि वो एक टीबी ट्यूबरकुलोसिस का मरीज था जो उस टाइम पे ये बीमारी एक जानलेवा थी, मतलब इसका कोई भी इलाज नहीं था। तो आर्थर तब नॉर्मल लेता है और हम भी नॉर्मल लेंगे। लेकिन अब हम आते हैं स्टोरी में इस टाइम पे, ठीक है, जब हम आइलैंड पे फंसे, गोवा करके ये आइलैंड है, यहाँ पे हम फंसते हैं। तो अब आर्थर की सेहत बिगड़ने लगती थी, खांसता तो हम ये हमेशा ही रहता था, लेकिन अब इसको बहुत ज़्यादा बीमारी महसूस होने लगी थी। इसको लगने लगा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। लेकिन इस आइलैंड पे एक अलग ही कन्फ्लिक्ट चल रहा था। एक बंदा था यहाँ इस आइलैंड पे डिक्टेटर, जिसका नाम था अल्बर्टो। वो क्या करता था, शुगर की खेती बाड़ी करता था, लेकिन यहाँ के लोगों को ना वो ज़बरदस्ती काम पे लगाता था। लेकिन कुछ लोग थे जो इसके खिलाफ फाइट कर रहे थे। और अब जो कि आर्थर, मॉर्गन, इन सभी मतलब सॉरी आर्थर, डच, ये सब गैंग मेंबर्स को इनको फोर्सफुली जो इसके खिलाफ थे ना, अल्बर्टो के खिलाफ लोग, उनका साथ देना पड़ गया, क्योंकि इनके पास कोई जरिया नहीं था वापस अमेरिका आने के लिए यहाँ इस आइलैंड से। तो इन्होंने वोट देने का वादा किया, तो इसीलिए इनको अल्बर्टो के खिलाफ लड़ना पड़ गया। और ये उनके खिलाफ लड़ते भी। और यहाँ पे ना आर्थर को सामने दिखने लगता है कि डच बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुका है, मतलब अब वो डच नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे ये बिना सोचे समझे मासूम लोगों को मारने लगता है। और बिना सोचे समझे इसने एक औरत को आर्थर के सामने मार दिया। और अब ये किसी पे भरोसा नहीं कर रहा है। माइका हमेशा इसके इर्द गिर्द हो रहा है, पूरी तरीके से माइका इसको बहका रहा है, मतलब इन्हीं के खिलाफ लगा रहा है, आर्थर और जॉन के खिलाफ। और ये जब वापस अमेरिका पहुंचते हैं इनसे एक बोट चुरा के, तो जब ये अमेरिका वापस पहुंचते तो ये जॉन को वापस, मतलब जब ये जॉन अरेस्ट हो चुका था, उसको वापस लाने से मना कर देता है, बोलता है उसको हम रेस्क्यू नहीं करेंगे, उसको छुड़ा के नहीं लाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा खतरा है। और इसके खिलाफ जाके पता है क्या करते हैं, आर्थर, चार्ल्स, जो सैडी एडलर, ये सारे मिलके क्या करते हैं, और डच के खिलाफ जाके जॉन को छुड़ा लेके आ जाते हैं। और ये चीज़ डच को और ज़्यादा मतलब खिलाफ कर देती है, और डच अब बहुत ही ज़्यादा अगेंस्ट में होने लगता है धीरे धीरे करके। और माइका हमेशा से ही कान भरता है, अब राइट हैंड हो गया है पूरी तरीके से, मतलब डच माइका की बातों में पूरी तरीके से बहक गया हुआ है। तो ये एक नई जगह पे, एक छुपी हुई जगह पे, जिस जगह का नाम है बीवो होलो, उस जगह पे कैंप लगाते हैं। लेकिन अब कैंप में, गैंग में वो वाली बात नहीं थी, सब टूटे हुए थे, सबको लगने लगा था कि यार एक एक करके तो मरना ही है। और किसी को किसी पे भरोसा नहीं हो रहा था, किसको पता कौन यहाँ पे हमारा गैंग का सीक्रेट रैट मतलब चोर है जो कि हमारी इंफॉर्मेशन किसी और को दे रहा है। सब कुछ डर लग रहा था, एक दूसरे पे भरोसा नहीं था। अब गैंग में वो वाली बात नहीं रही थी, और ये आर्थर सब कुछ देख रहा था, और आर्थर को भी लगने लगा था कि अब सब कुछ बदल रहा है। और इसीलिए वो अपने गैंग मेंबर्स को धीरे धीरे बोलता जा रहा था कि अपनी अपनी जानें बचाओ और खुद को बचा लो और अलग चले जाओ, यहाँ पे ये ज़िंदगी छोड़ के चले जाओ, एक एक करके बोल रहा था। और साथ में ना इसी टाइम पे आर्थर एक डॉक्टर को खुद की कंडीशंस दिखाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। और तब इसको पता लगता है कि इसको ट्यूबरकुलोसिस है, एक बीमारी जिसका कोई भी इलाज नहीं है। तो अब ये डॉक्टर बोलता है कि तेरे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो जी ले जितनी ज़िंदगी जीनी है। तो अब आर्थर का नज़रिया पूरी तरीके से बदल जाता है। वो अब ज़िंदगी ऐसे जीता है, मतलब कि मैंने जिस ज़िंदगी के सपने सोचे वो अब मैं जी नहीं पाऊँगा। लेकिन अब वो लोगों
की हेल्प करने लगता है, लोगों के साथ अच्छा करने लगता है। लेकिन अभी भी डच को भी समझाता है, लेकिन डच पूरी तरीके से माइका के इन्फ्लुएंस में आ चुका था। लेकिन आर्थर बिल्कुल बदलने लगा था, वो लोगों की मदद करने लगा था, अच्छे काम करने लगा था, इन सब चीज़ों से दूर जाने लगा था, और वो मतलब बाकी गैंग मेंबर्स की भी हेल्प करने लगा था इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए। तो इधर से स्टार्ट हो जाता है एक और बड़ा, एक और शानदार प्लान डच का। वो होता है ये कि डच को मिल जाती है एक ट्राइब, अमेरिकन ट्राइब, जो जिसका चीफ होता है रेंसपाल, और इसका एक बेटा होता है जिसका नाम है ईगल फ्लाइज। और ये यूएस आर्मी के खिलाफ लड़ रहे होते हैं क्योंकि यूएस आर्मी इनसे इनकी ज़मीन छीनना चाहती है, और डच इनको मैनिपुलेट कर लेता है वायलेंस वगैरह इनके खिलाफ लड़ने में, इनके बेटे को। ठीक है, तो होता ये कि उस चक्कर में इसका बेटा मर जाता है, मतलब चीफ का बेटा मर जाता है ईगल फ्लाइज, और डच को मतलब आर्थर को भी बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है, और डच इनको छोड़ के मतलब आर्थर को वहीं पे पीछे छोड़ के भाग जाते हैं बाकी सब। और इसको मतलब आर्थर को बचाने के लिए ट्राइब वगैरह आती है और वो इसकी हेल्प करती है आर्थर की। और अब आर्थर को पूरी तरीके से यकीन हो गया था कि डच बिल्कुल बदल चुका है, डच अब वो नहीं रहा जिसको ये फॉलो करता आया है, और अब डच बिल्कुल भी मतलब किसी भी की भी केयर नहीं कर रहा है, बस लोगों को मार रहा है, इनोसेंट अपने बुरे प्लान घटिया जो भी ये सपने बुनता है वो बस खराब है, उसको वो उसका कुछ भी तोड़ नहीं है, कहीं पे भी अंत नहीं है उस सपनों का। तो इसके बाद डच एक और ट्रेन रॉबरी प्लान करता है जिसमें डच, आर्थर, उसके बाद माइका और जॉन जाते हैं। लेकिन होता ये है कि उस रॉबरी में ना दोबारा से पुलिस वगैरह पहुंच जाती है और जॉन को गोली लग जाती है इसी चक्कर में, और जॉन ट्रेन से नीचे गिर जाता है। और अगर डच चाहता तो आराम से जॉन को बचा सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है, और यहाँ तक कि आर्थर को पता ही नहीं लगता है कि डच मतलब यहाँ से पीछे से गिर चुका है, और इतने में ये ट्रेन लूटने में बिजी रहती है। और ट्रेन जब लूट के ये फिनिश करते हैं तो फिर बाकी जो गैंग मेंबर थे वो इसका सामान लूटा हुआ वापस अपने कैंप लेके जाते हैं, और जैक आर्थर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, वो मतलब चलने में भी दिक्कत, और उसको रास्ते में जैक मिल जाता है, और वो भाग रहे हैं क्योंकि उसकी जो माँ है उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। और ये जैक को काफ़ी सारे पैसे देता है और बोलता है यहाँ से दूर निकल जाओ किसी सेफ जगह पे, तो मैं और तेरी माँ को बचा के वहाँ पे लेके आता हूँ। और इसके लिए भी डच टोटली मना कर देता है। डच मतलब वो चाहता नहीं है कि किसी को आप बचाया जाए, बस वो अपना फ़ायदा ढूंढ रहा है। और अब डच को मतलब आर्थर को लगने लगा था कि उसको अब खुद ही जो कुछ करना है वो खुद ही करना है। इसी चक्कर में डच मतलब आर्थर और सैडी एडलर खुद से ही प्लान बनाते हैं कि हम खुद जाके उनको बचा के लाएंगे, तो वो खुद ही चले जाते हैं बचाने के लिए छुपके हुए। तो जो मिल्टन के पास थे मतलब एजेंट मिल्टन जो पिंकरटन्स का हेड था, ठीक है, उससे बचाने के लिए, तो वहाँ पे जब पहुँचते ना तो पहले सैडी अंदर जाती है, मतलब पहले तो वो सैडी उनके ट्रैप में फंस जाती है और वो उसको भी पकड़ लेते हैं। आप डच को खुद ही मतलब आर्थर को खुद ही जाना पड़ा उनको छुड़ाने के लिए। लेकिन जब आर्थर वहाँ पे पहुँचता है उनको तो मार लेता है, लेकिन मिल्टन उसको पकड़ लेता है, उस पर गन तान लेता है और उसको बोलता है कि तू तो अब मरने ही वाला है, क्योंकि आर्थर की कंडीशन हमेशा ही अब ख़राब रहने लगती है, क्योंकि वो अब पूरी तरीके से एंड पे ही है, क्योंकि उसको अब बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो तू तो अब मरने वाला है, तो तेरे लिए मैं क्या ही बनाऊँगा, मुझे डच चाहिए, तू चाहे तो मेरी हेल्प कर सकता है, तो मैं आज़ाद ज़िंदगी तुम्हें दिला सकता हूँ, ठीक है। तो डच इसको पूरी तरीके मतलब आर्थर पूरी तरीके से मना कर देता है इसको और भी कुछ बोल देता है। और असल में यहाँ पे पता लगता है कि एजेंट मिल्टन इसको बताता है कि असल में धोखेबाज कौन है, गैंग में धोखेबाज कौन है जिसकी वजह से प्लान वगैरह फ्लॉप हो रहे हैं। वो पता लगता है कि माइका ही असल में रैट है, जो कि इनको सारी खबरें देता है कि गैंग कहाँ पर अटैक करने वाली है, कहाँ पर रहने वाली है, इनको सब कुछ पता है, माइका सब कुछ बता रहा है, तो अब तुम्हारा अंत होने ही वाला है। तो इसी चक्कर में जब ये बंदा एजेंट इसको गोली मारने लगता है आर्थर को, तो इतनी देर में सैडी इसी मिल्टन को उड़ा देती है, एजेंट मिल्टन को, और यहाँ से निकल के भागने लगते हैं। और फिर आर्थर इसको बोलता है मतलब सैडी को बोलता है कि आप इस एबिगेल और इसके बच्चे जैक को लेके किसी सेफ जगह पे पहुंचो, और मैं ये डच को बताता हूँ कि असल में जो हमारे बीच धोखेबाज है, जो गैंग को धोखा दे रहा है वो माइका, और साथ में ही मैं जॉन को भी रेस्ट मतलब बचा के यहाँ पे लेके आता हूँ, तुम्हारे पास भेजता हूँ। आर्थर जब कैंप पहुंचता है वो सीधा ही माइका के ऊपर गन तान लेता है और बोलता है यही हमारे बीच धोखेबाज है, इसी की वजह से गैंग तबाह होने वाली है, हमारे पास अब कुछ नहीं बचा है, बस माइका ही चोर है, मुझे मिल्टन ने मतलब एजेंट मिल्टन ने खुद बताया, यही हमारे बीच में गद्दार है, रैट हमारे बीच में यही है। लेकिन यहाँ पे डच पूरी तरीके से माइका अब डच का फेवरेट बन चुका था और वो मानने से मना ही कर देता है। और इतनी देर में जॉन भी इस कैंप में पहुंच जाता है और वो सीधा सीधा आके बोल जाता है कि मुझे मतलब छोड़ा था, मतलब डच मुझे पीछे छोड़ के आ गया, डच ने मुझे भी धोखा दिया। और अब सभी
पूरा कैंप भी एक तरफ से मतलब खिलाफ होने मतलब मतलब कैंप के बीच में ही कुछ गड़बड़ स्टार्ट होगी, एक दूसरे पे गन तानने लगे और इतनी देर में जॉन भी गन तान लेता है और साथ में डच भी इन दोनों के ऊपर गन तान लेता है और बोलता है कि जो मेरे साथ है मेरी साइड आ जाओ और जो इनके साइड है जो मेरे खिलाफ है वो उस तरफ चले जाओ, मतलब एक तरफ खड़े हो जाओ, ठीक है। तो इतनी देर में सारे मतलब जॉन और आर्थर एक तरफ रह जाती है और सारी गैंग एक तरफ हो जाती है और अब यहाँ से इन दोनों के बीच में मतलब अब गैंग भी टूट चुकी है और इतनी देर में पिंकटन्स इनके ऊपर मतलब पिंकटन्स यहाँ पे अटैक कर देते हैं, मतलब कैंप पे ही अब अटैक कर देते हैं और सबको यहाँ से बच के भागना पड़ता है। और आर्थर जॉन को बोलता है कि तेरी फैमिली एक सेफ जगह पे है और तू जा अपनी फैमिली के पास और अपनी फैमिली को बचा ले। और साथ में जॉन भी उसके मतलब आर्थर भी उसके साथ जाता है उसको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में और यहाँ पे भागते हुए आर्थर का घोड़ा, उसका फेवरेट घोड़ा वहाँ पे मर जाता है। और ये वन ऑफ द मोस्ट बहुत ही ज़्यादा मतलब सीन क्या ही बताऊं मैं, छोड़ो इसको, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे इसका आर्थर का घोड़ा भी मर जाता है और ये फिर खुद ही चल के भागते हुए जाते हैं। और यहाँ पे आर्थर के पास दो चॉइस थी, या तो वो उसने जो पैसे छुपा के रखे थे वो लाने के लिए चला जाए या फिर वो जॉन का साथ दे यहाँ से भाग निकलने में, बच निकलने में। तो अब होता ये है कि जॉन मतलब आर्थर क्या होता है वो अपने पैसे सब कुछ बुला के जॉन की मदद करता है, वो फैमिली जो उसके पास है और उसको मतलब एक अच्छा फ्यूचर दिलाने में जॉन की मदद करता है और जॉन को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ मतलब जॉन के साथ चला जाता है और पिंकटन्स को रोकने की कोशिश करता है पीछे पीछे। और इतनी देर में ना आगे जाते हुए भागते हुए अब आर्थर से चला भी नहीं जा रहा था, उसके मुंह से खून आने लगता था और वो अब जॉन को बोलता है कि भाग जा, तू यहाँ से भाग जा, मतलब अकेला। और जॉन बोलता है कि मैं मतलब तेरे बिना नहीं जाऊँगा और वो मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में चिल्ला के जॉन को बोलता है कि तू मतलब तुझे पता है तू मेरा भाई जैसा है, तो मुझे भाई है, ठीक है, मतलब मेरा भाई जैसा है तू और तेरे लिए मैंने सबसे अच्छा ही सोचा तेरे बारे में। तो जॉन भी बोलता है कि तू भी मुझे मतलब मेरे भाई जैसा ही है और बस तुझे यहाँ से जाना होगा, तेरे पास फैमिली है, मैं तेरे लिए ही सब कुछ कर रहा हूँ तो तुझे यहाँ से निकलना ही होगा, मतलब बहुत गुस्से से बोलता है। और फिर जॉन यहाँ से चला जाता है और इतनी देर में यहीं पर माइका अटैक कर देता है जॉन के मतलब आर्थर के ऊपर अटैक कर देता है और यहाँ पर एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं और जॉन बिल्कुल अब आर्थर बिल्कुल चल भी नहीं पाता है और माइका बोलता है कि तेरे पास अब कुछ नहीं बचा है, तू बस अब मरने ही वाला है। तो हंसने लगता है जॉन के मतलब आर्थर के ऊपर और मतलब आर्थर घसीटते हुए खुद को गन के पास लेके जा रहा होता है। तो इतनी देर में वो गन उठाने ही वाला होता है और इतनी देर में डच वहाँ पे पहुँच जाता है और आर्थर के हाथ पे ही अपना पैर रख लेता है और बोलता है कि बस करो, अब कितना मतलब तू तेरे पास अब तू ही मतलब आर्थर डच अभी भी यकीन नहीं कर रहा था कि आर्थर माइका ही मतलब गद्दार है। आर्थर असल में वो अभी भी सोच रहा था कि डच ही क्या मतलब आर्थर ही कहीं ना कहीं गद्दार है। तो यहाँ पे आर्थर मरते हुए भी यही बात बोलता है कि असल में माइका ही गद्दार है। अब तो माइका बोलता है कि ये बस मरने वाला इंसान है, तो इसकी बातों में क्या यकीन करेगा, चल हम यहाँ से निकलते हैं। पीछे से पिंकटन्स भी मतलब यहाँ पे फायरिंग वगैरह कर रहे थे। तो मतलब पहली बार डच को लगने लगा था कि क्या पता आर्थर ही सही हो, क्योंकि उसको अब कुछ ना कुछ यकीन, क्योंकि अब डच मरने मतलब आर्थर मरने वाला था तो तब भी वो मतलब यही बोल रहा था कि असल में वो तब भी बता रहा था कि मेरी लॉयल्टी तेरी तरफ थी, तो असल में ये माइका ही गद्दार था। तो अब डच को फील होने लगा था और ये बोलने लगे तो हम तो जीत के, तू ही मरने वाला है, तू ये सब क्या बोल रहा है, मतलब माइका ये सब बोलता है। लेकिन यहाँ पे आर्थर बोलता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम बस भाग रहे हैं, जिस चीज़ की तरफ हमें जाना चाहिए वो हमारे पास है ही नहीं है। असल में जो जीता वो जॉन जीता, मतलब आर्थर मरते हुए भी यही बोलता है कि जो जीता वो जॉन जीता, क्योंकि उसके पास जीने की वजह है, उसके पास एक ज़िंदगी है, फ्यूचर है। तो यहाँ पे मतलब डच बिल्कुल एकदम से थोड़ा हिल जाता है और मतलब वो अब यहाँ से माइका के साथ जाने से मना कर देता है और अकेले दूसरी तरफ भाग जाता है और यहाँ से माइका भी भाग जाता है क्योंकि पिंकटन्स पीछे से फायरिंग वगैरह कर रहे थे। और अब डच क्या करता है, खुद को घसीटते हुए ऊपर जाता है पहाड़ की तरफ और वहाँ पे पहली बार दिखता है कि सूरज उग रहा है, मतलब पहली बार थोड़ी सी रोशनी आती है, सूरज उगता हुआ दिखता है और एक इसको हिरन दिखती है, प्यारी सी हिरन, एक सैक्रिफाइस का सिंबल कि इसने अपनी अच्छे से ज़िंदगी जी है, लोगों की मदद करके ज़िंदगी जी है, कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा है, मतलब सबके लिए अच्छा ही सोच के मर रहा है और एकदम से सुकून वाली मौत मर जाता है आर्थर, जो उसको चाहिए था। उसको अब पता है, उसको ये फील हो रहा था कि उसने सब कुछ अच्छा किया, उसने
जॉन के लिए अच्छा किया, जो वो चाहता था किसी न किसी के लिए तो अच्छा हो, फाइनली वो हो चुका। फिर यहीं पे हमारे आर्थर की जिंदगी हो जाती है खत्म, एक शांति भरी मौत, पहाड़ की चोटी पे सूरज देखते हुए आसमान की तरफ, एक बिल्कुल शांति वाली मौत। अब कुछ साल बीतने के बाद ये कहानी फिर से शुरू होती है, अब जॉन मास्टर के साथ शुरू होती है, और अब जॉन और साथ में सैडी और यहाँ पे चार्ल्स स्मिथ, ये तीनों मिलके दोबारा से माइका को ढूंढते हैं, उसको दोबारा ढूंढ के निकाल लेते हैं। और इतनी देर में यहीं पे फिर से डच आता है, और डच बिना कुछ बोले बिना कुछ किए सीधा आके माइका को गोली मारता है और फिर चला जाता है। और अब ये वापस अपना जॉन मास्टन वापस अपनी फैमिली के पास आ जाता है, और जो मतलब आर्थर ने जिस चीज़ के लिए सेक्रीफाइस किया वो अब वो ज़िंदगी अच्छे से जी रहे हैं। जॉन मास्टन अच्छे से ज़िंदगी जी रहा है अपनी फैमिली के साथ, एक दूर आराम से, मतलब इज्जतदार ज़िंदगी, कोई गैंगबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई लूटपाट नहीं, एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा है जो कि आर्थर का सपना था। यहीं पे RDR2 की मतलब रेड डेड रिडेम्पशन 2 की स्टोरी एंड हो जाती है, और इधर से ही जॉन मास्टन की स्टोरी स्टार्ट होती है, मतलब कि RDR1 की स्टोरी स्टार्ट होती है। उसके बाद जॉन मास्टन के साथ क्या हुआ, क्या कुछ होना था, वो सब RDR1 में पहले से ही आपको पता ही होगा। अगर आपको उसकी भी एक्सप्लेनेशन चाहिए, अगर इस वीडियो के ऊपर अच्छे डिसेंट व्यूज़ आ गए, 1000 2000 जितने भी यार आ सकें, मतलब 100 से तो कम से कम ऊपर कर ही दो यार मतलब तो फिर हम ट्राई करेंगे उसके ऊपर भी अच्छी वीडियो लाने की, अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो लाने की, अच्छी जितना हो सके बेहतर करेंगे अगली वीडियोज़ के अंदर। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, शेयर ज़रूर से कर देना, और दोस्तों को बोलना उनके दोस्तों को भी शेयर करो, उनके दोस्तों को भी शेयर करो। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं अपनी अगली किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।